जय हिंद साथियों, कंपटीशन स्टडी के इस मंच पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आज जो अपना बिंदु है वो है संसदीय समितियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, संसद से जुड़े हुए पाठ चल रहे हैं और इसमें हम आज 7वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आज आपके साथ में बातचीत करूंगा। साथ ही जब हम बात करते हैं संसदीय समितियों की, तो इसके लिए हमें आज़ादी के आसपास की कुछ घटनाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उसके बैकग्राउंड को हम समझ सकें। सबसे पहले संसदीय समितियों की बात, ये जो एक्ट आप देख रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात कही थी कि संसदीय समितियों की स्थापना होनी चाहिए, यानी उनमें गठन की बात की गई थी। भारतीय संविधान का कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें संसदीय समितियों के गठन की बात कही हो। सिर्फ इसमें पहली बार इसके अंदर संसदीय समितियों के गठन की बात की गई थी और इसके तुरंत बाद जो पहली समिति बनी थी वो थी लोक लेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको अपन कह सकते हैं। अब आता है कि संसदीय समितियां क्या होती हैं। संसद की प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा गठित समिति संसदीय समिति कहलाते हैं। और इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य है अपने अपने विभाग की प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जांच करना। हर एक विभाग की एक संसदीय समिति होती है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस फाइनेंशियल काम देखते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसदीय समितियों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इतने सारे विभाग हैं, कोई एक विभाग इन सब के कार्य की फाइनेंशियल रिपोर्ट टाइम पर तैयार नहीं कर सकता और न ही सारे विभाग सुनियोजित तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए सभी विभागों की जितने भी संसद में सबके अलग अलग समिति बना दी गई। हालांकि जरूरी नहीं कि एक समिति के अंडर में एक विभाग होगा, 2, 4, 5 विभाग भी एक समिति में हो सकते हैं। चलिए, इस पड़ाव में अगला आता है कि जब संसदीय समितियों की अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले किसका नंबर आता है। इसमें सबसे पहले राजभाषा आयोग का नंबर आता है। राजभाषा आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 344 में है। राजभाषा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 344 में है। इसका क्या काम है, तो आपको याद रखना है, इसका काम है कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और इंग्लिश को डिस्करेज करना, ये इसका काम है। इसके बाद में एक समिति भी है जिसका उल्लेख है राजभाषा समिति। आपको यहाँ पे एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि एक ऐसी समिति है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में शुरुआत से है और इस समिति का काम है राजभाषा आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करना। अब राजभाषा आयोग की जब भी मीटिंग होती है तो इस मीटिंग में 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के सदस्य भाग लेते हैं और ये अपनी जो रिपोर्ट देती है वो इस समिति को देती है। ये समिति उसकी जांच करती है। अब हम आते हैं 3 अलग अलग वित्त समितियों पे, जिनको अपन फाइनेंशियल कमेटीज भी कहते हैं। वित्तीय समितियां, आपको याद रखना है कि ये प्रश्न आपके अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ही गौर से आपको सुनना है। वित्तीय समिति की जब अपन बात करते हैं तो इसमें पहले समिति आती है लोक लेखा समिति, जिसको PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहते हैं। लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले इसकी स्थापना इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में समितियों की बात होने के बाद, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये टाइम आपको याद रखना है। और अब आती है सदस्य की बात, तो सदस्य कुल इसमें कितने होते हैं, वो है इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर्स में से जब अपन बात करते हैं तो
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसमें 15 सदस्य चुने जाते हैं और इधर से बाकी के जो 7 सदस्य वो चुने जाते हैं राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा। टोटल 22 मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 चुने जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और उस बाकी के 7 चुने जाएंगे राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा समिति भारत की सबसे पहली समिति है जिसकी स्थापना हुई थी। और अब हम बात करते हैं इस समिति का काम क्या है। तो आपको याद रखना, इस समिति का काम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा दी गई रिपोर्ट, क्योंकि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देश के सभी विभागों की फाइनेंशियल रिपोर्ट की जांच करता है। केग द्वारा दी गई रिपोर्ट की रीचेकिंग का ये काम करती है। आपको मालूम हो तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसका काम है देश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, और वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके जब राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति ये रिपोर्ट दोबारा लोक लेखा समिति को देता है ताकि इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, इसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। अब हम बात करें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखना है इसका अध्यक्ष 1967 से एक नियम चला रहा है कि विपक्ष का जो नेता होता है वही इसका अध्यक्ष बनता है। विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का हमेशा अध्यक्ष होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट समिति की। तो नेक्स्ट समिति का नाम है अनुमान समिति। अनुमान समिति जिसको इंग्लिश में कहें तो एस्टिमेट कमेटी कह सकते हैं। एस्टिमेट कमेटी, और इसका दूसरा नाम प्राक्कलन समिति भी इसको कहते हैं। अक्सर प्राक्कलन समिति पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अनुमान समिति और प्राक्कलन समिति एक ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुई थी। उस समय हमारे देश के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था, यानी अनुमान समिति का। इसमें जो सदस्य होते हैं मेंबर्स, उन मेंबर्स की संख्या है टोटल 30। और आपको यह भी याद रखना है कि ये 30 के 30 सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ये 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से ही चुने जाते हैं। अब ये क्या कारण है कि लोकसभा से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा से क्यों नहीं चुने जाते, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि अनुमान समिति का सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये काम क्या करते हैं। आपको पता है कि फरवरी के लास्ट में जब बजट पारित किया जाता है तो बजट में जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों के लिए एक निश्चित धनराशि खर्च करने के लिए पारित की जाती है। किसी भी विभाग के लिए पारित की गई धनराशि क्या वाकई उस विभाग को उतनी धनराशि चाहिए या सरकार ने उस डिपार्टमेंट के लिए धनराशि ज़्यादा पारित कर दी, यानी उस बजट की वास्तविकता को जांच करना इसका काम है अनुमान समिति का। यानी ये एक निश्चित अनुमान बताती है। मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए इस साल 1000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पारित किया। अनुमान समिति का काम है कि क्या वाकई इसको इस साल के लिए 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है या 800 करोड़ में ही काम बन सकता है। तो इस प्रकार से अनुमान समिति हमेशा कोशिश करती है मितव्ययता के सिद्धांत पर ध्यान देना कि जितना हो सके उतना ही बजट की डिमांड की जाए। अब इसका प्रश्न ये है कि 30 के 30 सदस्य लोकसभा से क्यों लिए जाते हैं। देखिए, लोकसभा जनता का सदन है और जो टैक्स आता है वो जनता से आता है। ऐसी कंडीशन में जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा, जनता के प्रतिनिधि ही देंगे, और बजट में जो पैसा खर्च किया जाता है वो जनता का खर्च होता है। इस वजह से लोकसभा समिति के जो 30 मेंबर्स आते हैं वो जनता के प्रति प्रतिनिधि होते हैं, जनता का पैसा है। इस वजह से लोक सदन या जनता का सदन होने के कारण इसमें सभी के सभी मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में जो कि RS में प्री में पूछा जा चुका आपके। देखिए, चाहे आप रीट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, IAS की बैठ रहे हैं, RS की बैठ रहे हैं,
जो भी स्टार्ट का एग्ज़ाम होता है सबके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप रीट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपके सामने यही प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब आपके RS प्री में एक प्रश्न आया था कि कौन कौन सी समितियाँ निम्न में से भारतीय संसद की कौन सी समितियाँ वित्तीय समितियाँ हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 समितियाँ आपको मैं बता चुका हूँ। लोक लेखा समिति भारत की वित्तीय समिति है, अनुमान या प्राकलन समिति भारत की वित्तीय समिति है, और तीसरी जो समिति है जिसके बारे में आपके सामने व्याख्या करने जा रहा हूँ वो है लोक उपक्रम समिति, यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। लोक उपक्रम समिति तो लोक लेखा समिति, अनुमान यानी प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियाँ भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। प्रधानाध्यापक के प्रश्न में भी यह प्रश्न आ चुका है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, बाकी विकल्प उसमें और भी दे रखे थे। तो काफ़ी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इस वजह से ये सारे डाटा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए एक प्रश्न और है कि जो लोक लेखा समिति प्लस हम बात करें अनुमान या प्राकलन समिति की, तो ये जो समितियां हैं इनका एक और नाम है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या नाम हो सकता है? ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों समितियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। जुड़वा बहनें यानी ट्विंस सिस्टर्स, इन दोनों समितियों को कहा जाता है। अब तीसरी जो समिति है वो है, जैसा अभी आपको मैं बता चुका हूँ, लोक उपक्रम समिति। अब लोक उपक्रम समिति इंग्लिश में अगर लिखें तो ये हो गया कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। शॉर्ट में लिखें तो कोपू, यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसकी सिफारिश किसने की थी? सबसे पहले तो याद रखना है V.K. कृष्णा मेनन, ये हमारे देश के प्रथम कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। इनकी रिकमेंडेशन के आधार पे इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना V.K. कृष्णा मेनन कमेटी बनी थी, उसके आधार पे 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, V.K. कृष्णा मेनन कमेटी की सिफारिश पे। अब इनका काम क्या है? देखिए इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट आते हैं, तो आपको याद रखना है ये समिति जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ONGC, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े उपक्रम हैं, ये सारे उपक्रम लोक उद्यम समिति में आते हैं। और इन सभी उद्यमों की, इन सभी गवर्नमेंट की फैक्ट्री या कंपनी कहीं, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने का काम ये कोपू करती है। हालांकि साल में सारे डिपार्टमेंट की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट शुरुआत में केग तैयार करता है, लेकिन बाद में ये अलग से अपनी रिपोर्ट तैयार करती है कोपू, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की कोपू के पास है। भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट माना था, इसकी महत्ता को स्वीकार किया था। अब लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं ये भी आपको याद रखना है। लोक उपक्रम समिति के मेंबर्स की हम बात करें तो PSC के बराबर इसमें टोटल मेंबर होते हैं, टोटल 22 मेंबर होते हैं। यानी लोकसभा से चुने जाते हैं 22 और राज्यसभा से चुने जाएंगे 7। 15 और 7 22। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा 15 और राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा 7 सदस्य चुने जाएंगे। देखिए अब मैंने आपको इन समितियों के बारे में बताया। यहाँ पे अगली समिति पर बढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा कि जब आप इन समितियों के बारे में पढ़ते हैं तो इनके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
कंपटीशन के अंदर पर्सन किस टाइप से आते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या भारत में निम्न में से कौन सी बात संसदीय समितियों के बारे में लागू होती है, या भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है। कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से इन सभी प्रश्न का आपको बहुत ही ध्यान से सुनना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अगली समिति हमारे सामने आती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जेपीसी भी कह सकते हैं। जेपीसी का गठन कब होता है, क्यों होता है, इस बात का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब देश में बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो जाए, बहुत बड़ा घोटाला हो जाए, तो उसकी जांच करने के लिए इस समिति का गठन होता है। अब तक इस समिति का 5 बार गठन हो चुका है। जेपीसी का गठन कब होता है, एक बात तो ये याद रखनी है। लेकिन उससे पहले हम बात करें मेंबर्स की, तो मेंबर्स में हालांकि इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी अनुमान से इसके सदस्य 30 से 45 के बीच में होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें तो इसकी डिमांड हमेशा क्या है, इसकी डिमांड विपक्ष द्वारा की जा सकती है। विपक्ष इसकी डिमांड कब करेगा, जब देश में बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो जाए और विपक्ष के नहीं, हम तो इससे जांच कराना चाहते हैं, जेपीसी का गठन होना चाहिए, तब इसका गठन हो सकता है। दूसरा, जब एक सदन इसको पारित कर दें, तो दूसरे सदन के पास जब ये जाता है तो दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। तो एक सदन की डिमांड पर दूसरा सदन क्या है, जेपीसी का गठन करवा सकता है, यानी दोनों सदनों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर इसमें ये कागे हैं कि इसकी जांच में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, और विपक्ष द्वारा भी इसकी मांग की जा सकती है। अमूमन जब कोई पार्टी, कोई सरकार राज करती है और उसके काल में, सत्तारूढ़ पार्टी के काल में जब स्कैम होता है, तो मोस्टली विपक्ष इसकी मांग करता है। अब तक 5 बार जेपीसी का गठन हो चुका है। सबसे पहले हम बात करें इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन, सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट हुआ था 1987 की बात है। 1987 में फर्स्ट जेपीसी का गठन हुआ था। क्यों हुआ था, तो उस समय देश का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसको बोलते हैं बोफोर्स घोटाला। यानी स्वीडन से ये बोफोर्स कंपनी से तोपें खरीदी गई थी। कहते हैं उसमें राजीव गांधी ने, जो उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसमें घोटाला किया था। उन्होंने बहुत बड़ी क्या है इसके अंदर दलाली खाई थी। इस बात की जांच करने के लिए उस समय ये एक जेपीसी का गठन हुआ था, बोफोर्स घोटाले की जांच करने के लिए। और इस जेपीसी के उसमें अध्यक्ष थे कांग्रेस के नेता बी शंकरानंद, जो कि कांग्रेस के नेता थे। इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये देश की पहली जेपीसी थी। इसके बाद में दूसरी जेपीसी का जो गठन होता है, दूसरी जेपीसी गठन हुआ था शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। शेयर मार्केट में जो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उस स्कैम की जांच करने के लिए। शेयर मार्केट में आपने सुना होगा, उस समय अगर आपको बुक्स में आता भी है, हर्षद मेहता का नाम काफ़ी इस सुर्खियों में रहा है। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं हर्षद मेहता। उस समय हर्षद मेहता के बारे में कहा गया था कि ये जो ब्रोकर है, इसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, इसने काफ़ी करोड़ों रुपए इसमें खाए हैं। तो शेयर मार्केट में हर्षद मेहता के द्वारा किए गए घोटाले की जांच करने के लिए सेकेंड जो जेपीसी का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे उस समय राजस्थान के थे राम निवास जी मिर्धा। ये उस समय इस जेपीसी के अध्यक्ष बने थे, ये आपको याद रखना है। राम निवास जी मिर्धा सेकंड जेपीसी का जो गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी, ठीक है। और तीसरी जेपीसी का गठन फिर से शेयर मार्केट में ही घोटाले के लिए होते हैं, यानी कंटिन्यूस ये दूसरा नंबर है। और उस समय इसके दोषी थे
केतन पारेख कहते हैं। अरशद मेहता की तरह केतन पारेख ने भी इसमें बहुत बड़ा घपला किया था। इसकी जांच करने के लिए जब जेपीसी का गठन हुआ, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना इसका हुआ क्या था। ये बात है सन 2000 की, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, बीजेपी की सरकार थी। उस समय जो समिति बनी थी ये तीसरे नंबर की, है ना, शेयर मार्केट के स्कीम की जांच करने के लिए, उस समिति के अध्यक्ष बने थे बीजेपी के नेता थे प्रकाश मणि जी त्रिपाठी। ये बीजेपी के नेता थे, ये इसके अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रकार से लगातार 2 समितियां शेयर मार्केट के घोटाले से संबंधित थी, और चौथी समिति जो बनी थी वो बनी थी इंसेक्टिसाइड को लेके। इंसेक्टिसाइड किसमें, उसमें ये जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के बारे में ये एक आरोप लगा था। ये बात है सन 2002 के आसपास के, कि जो कोल्ड ड्रिंक आ रही है कोका कोला वगैरह, इसके अंदर कीटनाशकों की, यानी इसमें जो कीटनाशक है इनकी मात्रा ज़्यादा है, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। इस बात की जांच करने के लिए चौथी ये जो जेपीसी बनी थी, इसके अध्यक्ष बने थे शरद पवार। आपको याद रखना है शरद पवार। और 5वीं जो जेपीसी का गठन हुआ था, ये हुआ था सन 2010 में, जब देश पे मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थे। उसमें आपको याद हो तो 76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम का नाम का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कीम हुआ था, और इसमें कांग्रेस सहित अनेक पार्टियों पर यह आरोप लगा था कि इन्होंने ये स्कीम को अंजाम दिया है। उस समय विपक्षी दलों के कहने पर जेपीसी का गठन हुआ था, और ये 5वीं जेपीसी थी। इसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के नेता पीसी चाको इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और सन 2011 की बात है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब देखिए ये सारी जो समितियां हैं, इन समितियों से हमें भान होता है कि जब जब विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को कमज़ोर करना हो, या उस समय बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है, तो उसकी जांच करने के लिए इस प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। ये सारा संसदीय प्रक्रिया में आता है। तो साथियों, ये थी संसद की समितियां। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट जो है वीडियो, उसमें आपके साथ बात करूँगा मैं संसद में होने वाले स्तर के बारे में। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा संसद से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए दे इजाज़त। एक बार फिर से जय हिंद, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।